ये वाला चैप्टर आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 किया था, वहां पे हमारे पास ये वर्ड मिसिंग था। नहीं, सब कुछ था यही। वहां पे था हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि वहां पे आपको पढ़ना था एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स के अंदर में। जैसे एग्जांपल के लिए आपने निकाला वहां पे क्या, 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन में उसने बोला कि आप इसके निकालो 5 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन। ये आपने लास्ट ईयर किया था, ठीक है ना। या फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और एबीसी की वैल्यू निकालो, ये भी दे रखा था। या फिर आपको दे रखा था कि 2x प्लस का ky इज इक्वल्स टू 7, 3,5 इसका सॉल्यूशन है, k की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन थे, ठीक है। लास्ट ईयर वाला ये काम किया था आपने। बेसिकली हमें इस काम के बियॉन्ड जाना है, क्योंकि अब यहाँ पे एक वर्ड और ऐड हो गया है, पेयर। दैट मीन्स एवरी टाइम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वी मस्ट हैव अ पेयर। इसको हम किसी किसी किताबों में, जो थोड़ी सी बहुत पुरानी किताबें हैं, इसका नाम होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दैट मीन्स व्हेन वी हैव टू इक्वेशंस, उसको हम साइमल्टेनियस में बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? बिल्कुल सही, ये आपने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in two variables x and y, where a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, and c is a constant term which is also known as independent term, right? ये तब के लिए था जब आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, अगर एक ही घर में एक नाम के दो आदमी हो जाए तो क्या बोलेंगे, छोटे वाला या फिर बड़े वाला? जनरली ऐसा होता नहीं। मान लो एक क्लास में दो बच्चे हमारे हो जाए तो उसमें हम क्या बोलेंगे, प्रथम पहला वाला या प्रथम दूसरा वाला? होता है ऐसा, ऐसा जनरली ऐसा होता है। मतलब बेसिकली व्हेन वी हैव टू पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द सेम टाइप, सेम काइंड, टू डिफरेंशिएट देम वी पुट समथिंग 1 and 2। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब यहाँ पे दो इक्वेशन हम पढ़ने लगेंगे पेयर में, तो इसको मैं लिखूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसको हम बोलेंगे सेकेंड। एवरी टाइम if I have a pair of linear equation, then the differences must be in writing a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, where a1 and a2 are the coefficient of x, b1 and b2 are the coefficient of y, c1 and c2 are the constant of। Getting it? पक्का? कोई डाउट तो यहाँ पे नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ a1 b1 a2 b2 c1 c2 we can have number of solutions, 1 2 infinite और no solution। सबसे पहला काम आपके जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, दिस इज हाउ टू चेक whether the pair of linear equation have a solution or no। पहला काम वही है, ठीक है। ये कंडीशंस for consistency, conditions for consistency of two conditions for consistency, मैं लिख देता हूं यहां पे, conditions for consistency of two linear equations। कोई भी दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो क्या क्या कंडीशंस होंगी उसकी हमारे पास, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एनी लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज रिटन एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 सेकेंड इक्वेशन। फाइन। Depending on the coefficient of x, y and the constant term, we need to find out the different kind of conditions for the two linear equation to be consistent। पहला हमारे पास क्या, हम जाके चेक करेंगे x के कोफिशिएंट का रेशियो। हमने निकाला a1 और अपॉन में a2। a1 is the coefficient of x in the first one, a2 is the coefficient of x in the second one।
इसको मैंने निकाला और चेक किया कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, क्या ये हमारे पास इक्वल आ रहा है या नहीं इक्वल आ रहा है, किसके हमारे पास b1 और b2 के। दो ही कंडीशन आ सकती है, या तो इक्वल होगा तो नहीं होगा, और कोई तीसरी तो नहीं आ सकती कि दो हमारे पास चीजें हैं तो या तो इक्वल होंगे तो नहीं होंगे। तो आपने पहली कंडीशन चेक की और पता लगा कि यही गलत हो गई। इफ a1 अपॉन में a2 does not equals to b1 upon b2 does not equals to b1 upon b2, तो इस टाइप के लाइंस को हम क्या बोलते हैं, टू लाइंस आर कंसिस्टेंट। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और इसी को हम बोलते हैं द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सबका मतलब एक ही है। अगर मैं बोल रहा हूं द लाइंस आर कंसिस्टेंट, उसका मतलब भी यही है। अगर मैं बोल रहा हूं कि उनका यूनिक सॉल्यूशन है, उसका मतलब भी यही है। अगर मैं बोल रहा हूं कि वो इंटरसेक्ट करें, उसका मतलब भी वही है। एवरी टाइम if I have a1 upon a2 does not equals to b1 by b2, that means the two pair of linear equation, this and this will always intersect at a single point. That is why we have written unique solution. एक ही पॉइंट पे करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि इसको दो बार इंटरसेक्ट करा सकते हो? मैक्सिमम एक ही बार करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। या तो करेंगे ही नहीं, या तो एक बार करेंगे, या तो एक के ऊपर एक होंगे। चौथी कोई कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती। अभी हमने क्या देखा, इफ a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, दैट मींस द टू लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एंड द इंटरसेक्टिंग विल बी एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है। दूसरा किस्सा हमारे पास क्या आता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों इक्वल भी हो जाए। दो ही तो केस होगा कि नहीं होंगे तो इक्वल होंगे। अभी हमने कौन सा पढ़ा, नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2। अगर ऐसा किस्सा आ जाए, ऐसी कंडीशन सिचुएशन हमारे पास आ जाए, तो हम c1 को बुलाएंगे, भाई तू भी आ जा। जब दोनों का हमारे पास मैच बराबरी पे छूट जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमने जाके चेक किया क्या, c1 अपॉन में c2 का रेशियो। यहां भी दो ही केस आएगा कि या तो ये इक्वल होगा या तो नहीं होगा। पहला वाला इक्वल नहीं था तो हमने क्या किया, बता दिया। अब मान लो पहला वाला इक्वल हो जाएगा तो यहां से कुछ निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, दो चीजें बराबर हो गई, कौन जीता पता ही नहीं। तो हम जाएंगे c1 के पास। अब c1 के पास गए, वहां भी दो ही केस आएगा, या तो नहीं होएगा या तो इक्वल आएगा। तो जब हमारे पास नहीं होगा इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे, द टू लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हो द टू लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो दे आर पैरेलल लाइंस। सबका मतलब एक है। अगर हमारे पास पहले का रेशियो 20 के बराबर आ जाए तो हम C1 को याद करेंगे, और अगर C1 का रेशियो इन दोनों के इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब जो लाइंस हैं ये हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं देंगी, या फिर आप कह सकते हो कि ये इनकंसिस्टेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि ये पैरेलल लाइंस है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि जब दोनों लाइनें ऐसी होंगी, क्या दोनों में कोई पॉइंट कॉमन दिखाई दे रहा है, एक इधर की साइड है, एक इधर की साइड है। अगर मैं पूछूं कि उस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में कुछ कॉमन है, नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं इस दीवार में और उस दीवार में कुछ कॉमन है, तो ये कॉमन है, ये इस दीवार में भी आ रहा है, इधर में भी आ रहा है। लेकिन मैं बोलूं इस दीवार में उस दीवार में कुछ कॉमन है, नहीं, दोनों अलग अलग दीवारें हैं, पैरेलल है वो। तीसरा किस्सा हमारे पास क्या होता है, थर्ड केस क्या होगा भाई, तीनों बराबर हो जाए। थर्ड केस हमारे पास क्या होगा कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। मतलब हर चीज बराबर है। तो क्या होगा, तो होगा हमारे पास द टू लाइंस आर कंसिस्टेंट, या फिर बोल सकते हो द टू लाइंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो द लाइंस आर ओवरलैपिंग। हाँ जी, वो तो हम रेशियो निकाल के चेक करेंगे ना, अभी बताऊंगा। ये तो अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं।
अभी कराऊंगा मैं क्वेश्चन, डोंट वरी। इसके ऊपर मैं 100% दुनिया बदल जाए, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना, ठीक है। गो अहेड। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, the number of solution the following pair of linear equations have, following pair of linear equations have। पहला है x माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी हमारे पास है 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन। एक बार में केवल एक काम करो। The question is asking you are supposed to check whether the two equations have a solution, no solution or infinite solution। आपके पास वो वर्ड बोल सकता था check whether the given equations are consistent, ठीक है ना, कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, सबका मतलब एक ही है। नहीं, कुछ भी लेट नहीं करना है, आपको पहले एक क्वेश्चन समझना है, बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन यही होनी चाहिए। सबसे पहला काम कि जो दो इक्वेशन है कंपेयर करो इसको, मैंने एग्जैक्टली उसके साथ जानबूझ के लिखा है। अब मैंने क्या देखा कि जहां पे A1 लिखा था वहां पे कितना है, नहीं 1, x के साथ क्या दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिखाई देगा तो 1। B1 कितना आया है -3, C1 कितना आया है -3, A2 कितना है 2, B2 कितना है 1, C2 कितना है 5। बहुत अच्छे। अगर इतना काम भी आप करोगे तब भी नंबर मिलेगा। अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो एमसीक्यू में नहीं मिलेगा। एमसीक्यू में तो बस कल सही है गलत होता है। आपने एबीसी की वैल्यू निकालनी दोनों से। अब जरा इनको डिवाइड करके देखो, यहां से कितना आ रहा है 1/2, यहां से कितना आ रहा है, क्या दोनों बराबर है? अगर यहीं पे कंडीशन गलत हो जाती है तो आगे आपको जाना ही नहीं है, फिर इसके पास जाना ही नहीं है। अगर पहला वाला ही गलत हो गया, आपने लिखा कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू 1/2, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू माइनस का 3/1, उसके बाद लिखना है बिकॉज A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2, therefore the two lines have a unique solution, या फिर आप चाहते तो इसकी जगह पे लिख सकते थे the two lines are consistent। ठीक है, बात समझ में आ गई? Go ahead। पहले एक क्वेश्चन बताओ क्या था हमारे पास, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या थी 2x प्लस 3y माइनस का इक्वल्स टू 0। पहले हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि जो पहली वाली इक्वेशन है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे केवल 0 चाहिए। तो पहली वाली इक्वेशन को पहले सही करते हैं। तो जब आपने इस वाले को सही तरीके से लिखा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4x 6y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन दे दिया। ठीक है, केवल यहीं फोकस करो। अब हमने निकाला A1 की वैल्यू कितना है 4, B1 की वैल्यू कितना है 6, C1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू -4। ये सुनेगा ही नहीं, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, समझ ले भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है, जाएगी, उतार ली और आंसर। दोबारा मैं समझा नहीं पाऊंगा ना फिर। अब हमने क्या किया, चेक किया कि A1 अपॉन में A2 4 अपॉन में 2 कितना आया हमारे पास 2, B1 अपॉन में B2 कितना आया हमारे पास 6 अपॉन में 3 2। जब पहले दोनों बराबर हो जाए तब C को बुलाएंगे आप। अब आपने देख लिया कि दोनों बराबर होगा ना, फिर निकालो हमारे पास C1 अपॉन में C2 कितना आएगा, ये माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 4 दैट इज 2। अब क्या हुआ हमारे पास, अब आप लिखेंगे बिकॉज A1 अपॉन में A2 is equals to B1 upon में B2 equals to C1 upon में C2, therefore the two lines have infinite solution। या फिर आप क्या बोल सकते हो,
ओवरलैपिंग लाइंस, या फिर बोल सकते हो सुपर इम्पोजिंग लाइंस, या फिर बोल सकते हो कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब सबका एक ही है। बात समझ में आ गई? पक्का? देख लो आ रहा है B1 कितना आ रहा है, C1 कितना आ रहा है, E2 कितना आ रहा है, B2 कितना आ रहा है, C2 कितना आ रहा है। अब लाइन एक लिखी हुई है वहां पे कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये हमारा क्या है, पहले बता दिया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, आपको P बताना है। हुआ मृदुल सर? वो तो आप केवल इतना ही लिख दो, बिकॉज दिस, खत्म किस्सा इतने में। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास कि 4/2 डज नॉट इक्वल्स टू P/2। P तो फाइंड आउट करना है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको काट सकते हो। अब क्या हो गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज P डज नॉट इक्वल्स टू। तो जब तक, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक P की वैल्यू 4 नहीं होगी तब तक ये दो के दोनों ही इक्वेशन क्या देंगे हमें, एक यूनिक सॉल्यूशन। जैसे ही वो 4 होएगी वैसे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये दूसरे केस में चला जाएगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। जब तक P की वैल्यू 4 के बराबर नहीं आएगी तब तक हर बार क्या देगा ये, क्योंकि जैसे आप 4 रखोगे यहाँ पे 4/2 फिर से दोनों बराबर आएंगे, और जैसे ये दोनों बराबर वैसे सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? 2 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड का 22-23। हाँ, बस P की वैल्यू तो निकालनी थी। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू बता दिया आपने भाई P की वैल्यू 4 नहीं है, बस जब तक P की वैल्यू 4 नहीं है तब तक इसके हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। जी सर, व्हाट वैल्यू ऑफ K द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 3y equals to 1, equation number 1, 12x plus ky equals to 2, equation number 2, have no solution. No solution. प्लीज पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे आप। इसका नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन की मुझे कंडीशन पता है क्या, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल्स टू C1/C। पता है ये चीज? ठीक है, अब जरा मैं निकाल लेता हूं A1 की वैल्यू, K B1 की वैल्यू, 3 C1 की वैल्यू, बहुत अच्छे, -1। फिर मैंने निकाल लिया E2 की वैल्यू 12, B2 की वैल्यू K, C2 की वैल्यू। इससे भी आपको नंबर मिल जाएगा अगर आपने इतना भी सही से किया है। अब क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि जी ये वाली कंडीशन के हिसाब से मुझे K बताओ। मतलब क्या हुआ कि K/12 इज इक्वल्स टू 3/K। मैं तीसरे पे जाऊंगा ही नहीं क्योंकि तीसरा वाला तो डज नॉट इक्वल्स टू है, हम उस पर क्यों जाएं। अब यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, K² इज इक्वल्स टू में यही तो आएगा। तो अब जब यहां से निकालोगे आप K की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, √36। इसमें एक झोल है कि ये 36 जो है 6 का भी स्क्वायर है और -6 का भी स्क्वायर है। हाँ, 10th क्लास में आ गए हो आप। माइनस में रूट थोड़ी ना आएगा, जो अंदर तो प्लस ही है, बाहर की वैल्यू माइनस की आएगी वो तो जब मैं यहां से निकालूंगा तो K की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस और -6, क्योंकि +6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा, -6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 ही आएगा। दोनों ही लिखनी है। अब आप 10th क्लास में हो, अगर आप 8th क्लास तक होते तो +6 से काम चल जाता, आगे नहीं चलेगा। तो तब भी सही है, एक ही बात है। चाहे आप डायरेक्टली लिख दो K इक्वल्स में +-6 या फिर K इक्वल्स में +6, K इक्वल्स में -6। जब पावर 2 हो जाएगी तो 2 आंसर आएंगे ना, अभी तो हमने किया है।
इससे पहले वाले चैप्टर में यही तो आपने सीखा है कि पावर 2 आएगी, दो आंसर आएंगे, अल्फा और बीटा नाम देंगे उसका हम। तो पावर 2 है तो इसके दो आंसर आएंगे ना, एक प्लस का 6 आएगा, एक माइनस का 6 आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? देख लो एकदम। चले आगे। चलो, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, बिकॉज गिवन क्या हमारे पास है, गिवन a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, दिस इंप्लाइज व्हाट कि k अपॉन में 3 डज नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2, कर दे कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स k अपॉन में 3 डज नॉट इक्वल्स टू 1, दिस मीन्स k डज नॉट इक्वल्स टू 3। यही मेरा आंसर है, और क्या चाहिए?